नमस्कार, मैं शिवा पारसर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इंडिया 24 न्यूज के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, जो कि क्रिटिकल केस एंड एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट हैं और पुष्पांजलि हॉस्पिटल बरेली में जो है कार्यरत हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले शुरुआत जो है इस शो के एपिसोड में आप करते हैं आपके बचपन से अभी तक का, जो बचपन से आप तक का डॉक्टर तक का जो सफल रहा है आपका। इस सफर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, बचपन से अब तक की जो कहानी रही है वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों को? सर मेरी स्कूलिंग यहीं बरेली से हुई है जी। स्कूलिंग बरेली से करने के बाद तक कोई भी ऐसा मन में नहीं था कि मुझे डॉक्टरी करनी है। जी। 12th पास करने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए। तो आफ्टर 12th मैंने तैयारी के बारे में जानना चालू किया, जिसमें मेरा 6 महीने का समय लग गया। उसके बाद जब मैंने तैयारी करी तो मुझे उसको समझने में काफ़ी समय लग गया, 6 महीने। तो अगर किसी को तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको 10वीं से अपने माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। और उसका जो समय है उसमें 10 से ही उसकी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। जी। अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं बहुत सारी, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपके घर के पास हो उनमें कोचिंग क्लासेस करें। पिछले 8-10 साल के पेपर्स देखें। क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वही रहते हैं, वो चेंजेस नहीं आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं। अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो 1 बार 2 बार 5 बार, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसको कवर करते रहें। जब एक बार वो क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़े, क्योंकि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें। बिल्कुल। सबसे पहले आपके एक सवाल मेरा ये रहेगा, आपके जीवन पर जो है एक रोशनी डालना चाहेंगे। बचपन में आपका ऐसे कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा था कि आपको लगा कि काफ़ी सारे बचपन में मन होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे कुछ डांस में रुचि है या सिंगिंग में रुचि है। आपका ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट लगा आपको कि मुझे नहीं कुछ नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है? सर बेसिकली मैं एक बिजनेस फैमिली से था। तो बिजनेस फैमिली का जो लाइफस्टाइल था वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि नहीं, एक अच्छा रेप्यूटेड जो होता है वो डॉक्टर ही होता है लाइफस्टाइल का। तो इस वजह से फिर मेरा धीरे धीरे रुझान डॉक्टरी की तरफ बढ़ा, और जैसे बढ़ा तो मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया। बरेली के इतने मशहूर डॉक्टरों के साथ जब मैं उन्हें देखता था तो वो मेरे रोल मॉडल की तरह होते थे। जब मैं उनकी प्रोग्रेस देखता था, उनका पेशेंट ट्रीटमेंट देखता था, तो वो मेरे रोल मॉडल होते थे। बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उनको मैंने अपना रोल मॉडल बना के तैयारी चालू करी, और जैसे तैयारी करी तो फिर उसके बाद नीट निकाल दी। बिल्कुल। जैसे नीट के एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन आपके समय की अपेक्षा जब आपने तैयारी की थी और अब वर्तमान समय की अपेक्षा टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं एजुकेशन पर्पज से जो है, और उसका सही उपयोग? सर हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कोई वीडियोस नहीं होते थे, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। तो हम लोगों को कोचिंग सेंटर या अपने जो साथी मित्र होते थे उन्हीं के साथ क्वेश्चन पढ़ के और डिस्कस करना होता था। आज की डेट में अभी मैं जैसे कुछ पढ़ाई करता हूँ तो अब मुझे बहुत अच्छा है, मैं ऑनलाइन है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप यूट्यूब देखिए, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्लासेस लीजिए। तो आपका कोई भी टॉपिक वीक नहीं रहता, आप हर टॉपिक को शुरू से स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। पहले रहते थे, पहले इसलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता था। आज की डेट में आपके ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पे लेक्चर्स, बाकी जितने मटेरियल है वो सब आपको इजीली अवेलेबल हैं, और वो आपके डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर होते रहे। बिल्कुल। पर लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, पुराने टाइम में भले ही जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन किताबी ज्ञान था, किताबों से और जो है कोचिंग पर्सनली जो हम ऑफलाइन देख के सीख सकते थे। उस टाइम इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं रही होंगी, लेकिन इस समय वर्तमान समय की अपेक्षा सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये हो चुकी है कि वर्तमान समय में जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वो जितना फायदेमंद है उससे ज़्यादा हानिकारक भी है इंटरनेट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो है एक स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन जो है क्लासेस ले रहा है, उस बीच में जो है 1 घंटे पढ़ने के बाद एक अचानक सी नोटिफिकेशन आती है इंस्टाग्राम की, एक रील्स की। उसने देखा कि हाँ 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और एक रील देखकर वापस आ जाते हैं। वो 2 मिनट का रील पे क्लिक करते ही जो 2 मिनट वो कब जो है 2 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की जो है डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से बचें? सर इसका तरीका यही होता है कि आप अपने माइंड में एकदम क्लियर हो और अपना टाइम टेबल आपका फिक्स हो। आपको जो टॉपिक क्लियर करने हैं आपको हर हफ्ते या हर महीने के उसमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उस शेड्यूल से अगर आप लेट होते हैं तो आपको अपना सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ सोशल मीडिया पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। एक समय एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, इसके साथ एक नई समस्या और जुड़ी चुकी है, पहले के टाइम में भी आपके साथ रही होगी, आपके साथ भी रही होगी, हर व्यक्ति के साथ रहती है। जो 14 से 25 साल की जो एज होती है उसमें काफ़ी सारे जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं,
इस दौरान जो है मेल को फीमेल से अट्रैक्शन और फीमेल को जो है मेल से अट्रैक्शन होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर जो है चलता है, वर्तमान में भी है, पहले भी जो है प्रेम प्रसंग वाला रहता होगा। तो ये जो समय होता है जो है, इसको किस तरह से अपनी उस चीज में लगाएं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में लगाएं या अपना करियर बनाएं, इस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए? सर आपके पास और आपने कैसे मैनेज किया? आपके पास बहुत समय मिलेगा 25 साल के बाद या 22 साल के बाद MBBS में सिलेक्शन के बाद अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर कंप्लीट करने के लिए। बेहतर यह है कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि कैरियर वाला समय निकल जाएगा तो वो आगे नहीं आएगा। आप नीट अगर आज नहीं दे पाओगे तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, BSc करोगे, MSc करोगे, लेकिन नीट दोबारा कभी जिंदगी में नहीं दे पाओगे। तो बेहतर ये है कि डेडिकेशन से अपने फोकस पे 2 साल 3 साल दे दे, आपकी जिंदगी सेट हो जाती है। हाँ, इसी सवाल को जैसे इसमें आपको जो है सारा देश समय देख रहा है, तमाम जो है नौजवान देख रहे हैं, जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे हैं इस शो में, सभी के लिए एक संदेश क्या रहने वाला है? इस चीज को कैसे बचा जा सकता है, क्या कहना? कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं है, लगन डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। आप लगन और डेडिकेशन से करें, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप हर चीज बड़े इजीली क्रैक कर लेंगे। बस आपको फोकस होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और आपका जो भी टाइम टेबल है उसको फॉलो करते रहना। एजुकेशन टाइम में जो है एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे कि नीट का जो है एग्जाम हर साल आता है, लाखों बच्चे उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही % बच्चे उसमें से जो क्वालिफाई कर पाते हैं। इस दौरान भी जो है कई बार ऐसा होता है कि जो है हर कोई अच्छी फैमिली से नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली से भी होते हैं, पुअर क्लास फैमिली से भी होते हैं। एग्जाम्पल पे लेते हैं जो सबसे बड़ी समस्या देश में हो चुकी है, एक किसान का बच्चा या रिक्शा चालक का बच्चा, उसने सोचा कि मुझे नीट करना है और अपने पिता से जैसे तैसे जो है फीस अरेंज करके उसके पिता ने फीस लेकर जो है कोचिंग सेंटर में भर दी, जो 1.5 लाख रुपए जाती है। होता है ऐसा, अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो बच्चे ने जो है एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो पहली साल जो है पहले अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, सेकंड अटेम्प्ट भी आया, फिर पिता ने फिर जैसे तैसे मैनेज करके फीस जमा कर दी, लेकिन नहीं कर पाया। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट नहीं दे पाया, लेकिन बच्चे के मन में अभी लगातार जो डिस्ट्रैक्शन उसको हो रही है, माइंडसेट उसका निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, और कई बार जो मन में ऐसे ख्यालात आते हैं आत्महत्या वाले आ जाते हैं, और बच्चे ऐसे जो घटनाएं वर्तमान में हुई भी हैं, इससे पहले भी हो चुकी हैं। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में बच्चे को अपने किस तरह से माइंडसेट अपना क्लियर रखना चाहिए और किस तरह से इस चीज से बचना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे ताकि ये घटनाएं रोकी जा सके? बेसिकली जो आपकी पढ़ाई है वो पढ़ाई आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। नीट अंतिम अध्याय नहीं है आपकी जिंदगी का कि अगर नीट नहीं हो पा रहा है तो आपको कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं जिससे आपका पूरा परिवार परेशान हो। तो नीट लास्ट स्टेप नहीं है, इसके बाद भी बहुत अच्छे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, BSc है, MSc है, बाहर जाने के आपके प्रोसीजर्स हैं, बाहर जाने आप बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो नीट पहली चीज, ये लास्ट चीज नहीं है। दूसरी चीज, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के सहयोग से नंबर ऑफ गवर्नमेंट की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मेरे कंपैरिजन में, मैंने आज किया था 2001 में किया था मैंने MBBS, तब नंबर ऑफ सीट आज के तुलना में मेरे ख्याल से 10 गुना से ज्यादा हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोशिश करेंगे तो नीट निकालना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं निकलता किसी कारणवश। तो नीट अंतिम अध्याय नहीं है, जिंदगी में आगे अध्याय बहुत है। अगर मेरा नीट नहीं निकलता तो मैं कुछ ना कुछ करके IAS PCS निकाल लेता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है वो कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है जिसमें आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी आपकी करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है, कोई बात नहीं, नीट नहीं निकलेगा, आप जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। बिल्कुल। आप जैसे, तो ये तो होगी जो है बच्चों के लिए वक्त की बातें, जो अपना अनुभव अपने साझा किया। बात करते हैं जैसे आप प्रोफेशन पे जो है आप एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, अधिकतर जो है किस तरह से क्रिटिकल केसेस आपके सामने आते हैं, किस तरह के पेशेंट आपके पास ज्यादातर आते हैं, क्या कहना? सर बेसिकली मैं MD एनेस्थीसिया भी हूँ, उसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड में KGMC से डिप्लोमा भी किया है। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो मुझे डायग्नोसिस बनाने में अल्ट्रासाउंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरे पास जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, बेहोश स्थिति में, शुगर अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज है, कोमा है, या आपके न्यूरो के पेशेंट्स हैं जिसको जैसे आप कहते हैं फालिज मार गया एक हिस्से में, उस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। तो उस टाइप के पेशेंट्स में बेटर केयर देना, जो अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी इलाज है वो मरीज को अवेलेबल कराना, बस यही उद्देश्य है। बिल्कुल। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एनेस्थीसिया क्या है अपनी नजर में? एनेस्थीसिया को बहुत सारे लोग बेहोशी का डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं उसे, एक सवाल रहता है अक्सर लोग, हाँ, वो बेहोशी का डॉक्टर से ज्यादा मैं तो उसे होश वाला डॉक्टर कहता हूँ। बेहोश तो आपको कोई भी कर देगा, होश में सिर्फ एनेस्थीसिया वाला ही ला पाएगा।
तो बेसिकली क्या है, बेहोशी इकलौता खाली उसको वर्ड यूज किया जाए, आपको बेहोशी के अलावा मरीज को कोई दर्द ना हो, उसका आगे का जीवन कैसा जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग उस चीजों में देखते हैं। पूरे ऑपरेशन में सर्जन को कोई परेशानी ना हो, कोई ऑपरेशन के दौरान मरीज को कोई दिक्कत ना हो, उसकी जान पे कोई खतरा ना हो, हम लोग पर्दे के पीछे रह के ये सारी चीजें देखते हैं। सर्जन सर्जरी करते हैं, हम मरीज की जान रोक के रखते हैं उस समय। जो दर्द वगैरह उनको मरीज दर्द है, दर्द ना हो, बाकी बीपी पल्स वाइटल सही रहें, कोई हार्ट अटैक का खतरा ना हो, ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीजें मेंटेन रहे, और सर्जन को अपनी सर्जरी करने तक हम पूरा सहयोग देते हैं। चलिए, तो एक संदेश क्या रहने वाला है सभी नीट के जो एग्जाम के बच्चों के लिए, इस तरह से जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है तैयारी उनको करना चाहिए, क्या एक संदेश रहने वाला है? संदेश मेरा फिर से वही कहूंगा, आप डेडिकेशन से लगें। कोई भी काम अगर आप डेडिकेशन से, एक टाइम टेबल के हिसाब से और लगन और मेहनत से करेंगे, तो वो कोई भी काम आपके लिए पूर्ण करना मुश्किल नहीं है। आप लगे रहेंगे, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल होगा, छोड़ना नहीं है, कभी हार नहीं माननी। बिल्कुल। इस वक्त आपको जो है कि सारे देश के साथ साथ जो बरेली जिले के भी तमाम लोग देख रहे हैं, बरेली सिटी के भी लोग तमाम देख रहे हैं, आसपास के जिलों से भी आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सभी पेशेंटों से कि किस समस्या के लिए आपके पास डॉक्टर, आपके पास जो है पेशेंट आ सकते हैं? सर, बेसिकली हमारा गैस्ट्रो न्यूरो क्रिटिकल केयर सेंटर है, जिसमें पेट की सभी बीमारियां, दिमाग की सभी बीमारियां और उनके सभी तरह के ऑपरेशन और एवं सबसे अच्छी आईसीयू व्यवस्था, ये हम लोग कैटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे डेंटल है या बाकी चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड है, वो सारी अवेलेबिलिटीज़ भी हमारे पास हैं। हमारा बेसिक फोकस जो है वो सिर्फ इसी चीज़ पे है कि हम अच्छी से अच्छी गैस्ट्रो न्यूरो की सेवाएं मरीजों को दे सकें और सस्ते दामों पे दे सकें, कम से कम दामों पे दे सकें। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी हमारे साथ जो है बता दें कि डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी मौजूद थे, जो कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल के ओनर भी हैं और साथ ही साथ जो है अपनी सेवाएं भी जो है पेशेंटों को दे रहे हैं। तो फिलहाल में इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर शो।